चार पांच आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और हमको पूरा चौक हो गया, देखो कितना कहाँ Then yes, Election Commission must investigate into the matter, must see that we come to a conclusion. क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का GK24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। पश्चिम बंगाल में कल तक जो सारी सियासत की चर्चा ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी थी, अब कुल मिलाकर ममता बनर्जी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उस घटनाक्रम पर नजरें टिक गई हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी कह रही है कि कल जो हुआ उसके बाद ममता बनर्जी को लगता है कि सब कुछ सोची समझी साजिश था। यानी अभी तक ये जांच का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा कि ये घटना कोई हादसा थी या जानबूझकर इसमें साजिश हुई। उससे पहले टीएमसी अब शिकायत करने की तैयारी कर रही है, जिससे अब बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को इसके लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इस घटना को और ज्यादा जानने में या जांच कराने में किसी की दिलचस्पी है या फिर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसी पर भरोसा कर लिया जाए। एक बड़ी खबर है, दरअसल कल टीएमसी के सांसद दोनों सदनों से कुल मिलाकर जो जानकारी सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात में क्या होगा? शिकायत होगी कि कुछ लोगों ने साजिशन ममता बनर्जी के काफिले में एक तरह से घुसने की कोशिश की और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार माना जाए। हालांकि टीएमसी खुलेआम कह रही है कि सब कुछ बीजेपी ने करवाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल से खबर यह है कि कल टीएमसी के कुछ सांसद, कुछ दल उनका चुनाव आयोग से मिलने वाला है और इसके लिए दिल्ली आया जाएगा। दिल्ली चुनाव आयोग के ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि अब आगे ऐसा ना हो और जो हुआ है उसकी जांच हो रही है। लेकिन आज अस्पताल में ममता बनर्जी भर्ती हैं। कल लगभग 6:30 बजे ही ये जानकारी सामने आई थी कि ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई या फिर कुछ और हुआ। ये घटना कैसे घटी, उससे पहले ही घटना और हादसे में फर्क समझने से पहले ममता बनर्जी के एक वीडियो ने पूरी सियासत का रुख मोड़ दिया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जो चोट लगने की खबरें सामने आई, जो डॉक्टर्स ने, मेडिकल टीम ने जानकारी दी, उससे ये तो तय हुआ कि ममता बनर्जी दरअसल चोट का शिकार हो गई हैं। लेकिन क्या वो घटना का शिकार हुई हैं, हादसे का शिकार हुई हैं, सियासत का शिकार हुई हैं, ये तय नहीं हो पाया। लेकिन टीएमसी कह रही है इस समय कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है देश की सियासत में। चुनाव के ठीक पहले जो होने वाले हमले हैं दूसरी पार्टी पर ही नजर जाती है कि शायद उनकी वजह से ऐसा हुआ है, वोट पर प्रहार करने के लिए ऐसा हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, वो दरअसल सोचिए समय जो इस समय है, जो टाइमिंग है इस समय हमले की, उसको, इस हादसे की टाइमिंग को समझिए, क्योंकि 27 को बंगाल में पहले फेज का इलेक्शन है। 10 मार्च यानी कि कल ही नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने पर्चा दाखिल किया। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। बहुत सारी भीड़ नजर आई उस रोड शो में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कल इसी समय के करीब खबर आई कि ममता बनर्जी पर हमला हो गया है। कुछ लोगों पर ममता बनर्जी ने हमले का आरोप भी लगा दिया। इस हमले में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी, तबीयत खराब हुई तो नंदीग्राम से सीधे गाड़ी से कोलकाता ममता बनर्जी को ले जाया गया। तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें नंदीग्राम से ले जाना पड़ा कोलकाता। लेकिन ममता बनर्जी गाड़ी से ही कोलकाता गई, हेलीकॉप्टर नहीं मिला, इसलिए सड़क मार्ग से शायद उन्हें कोलकाता ले जाया गया। लेकिन कल की तस्वीर अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो समझने के लिए काफी है। सुनिए जरा। मैं कलकत्ता में ऊपर कर रहा था। हाँ। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। तो हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने। हाँ। मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पूछ कर रहा था। हाँ। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और हमको पूरा चोट हो गया, देखो कितना। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान गया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में?
कल जो हुआ उसके बाद से केस भी दर्ज हुआ है, पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन अब हर किसी के मन में यह था कि ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका मेडिकल बुलेटिन आ रहा है, आखिर वो क्या संदेश देती हैं। आज एक वीडियो रिलीज किया गया, देखिए। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা इससे पहले भी कुछ नेता चुनावों के दौरान भी और पद पर रहते हुए भी दिल्ली में काफी मशहूर हुए कि उन पर हमले क्यों होते हैं। अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं। चुनावों के दौरान भी रोड शो में थप्पड़ जड़ा किसी ने, और शिकायत भी दर्ज हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जो सिलसिला उस समय चल रहा था वो ध्यान ले आता है ममता बनर्जी के आज के घटनाक्रम पर कि ऐसा क्या चुनावी स्टंट की तरह किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, या फिर जैसे कई जांच में सामने आए कि कुछ लोग गुस्से में आकर भी ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, लेकिन इससे कितना चुनावी फायदा मिलता है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर पुरानी जरूर है, लेकिन ये बता रही है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान होने वाले ऐसे हमलों के कई एंगल बताए जाते हैं कि क्या जानबूझकर किया जाता है या फिर साजिशन किया जाता है, या एक आम घटना की तरह से देखा जाए कि किसी को गुस्सा आए, कोई प्रदर्शन करे या नजदीक किसी ऐसे व्यक्ति के चला जाए तो शायद ऐसा हो सकता है। कई वजह इसके पीछे हो सकती है। कई रोड शो के दौरान ऐसा दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हुआ, यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल के साथ में कुछ ऐसे हादसे हुए, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि ये सब कुछ बीजेपी ने कराया है। पिछले 5 साल में ये 9वां हमला है मेरे ऊपर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 5वां हमला है मेरे ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 70 साल के भारत के इतिहास में इस तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर कभी हमले किए गए हैं। 9 हमले तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता एक भी इस किस्म का हमला आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया। पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जिसकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विरोधी पार्टी की सरकार के पास है। 4 साल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। चलिए, तो पुरानी बात है, अरविंद केजरीवाल जब रोड शो करते थे या प्रचार करते थे या सीएम बने, तब जब घटना हुई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो वही पार्टी जिम्मेदार है जिसके हाथ में उनकी सुरक्षा है, उनका सुरक्षा का घेरा है। लेकिन कल जो ममता बनर्जी के साथ हुआ उसके बाद से टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को इस पूरे मामले में लपेट रहे हैं। चुनाव है और लपेटे में एक दूसरे को ये दोनों पार्टियां ले रही है। टीएमसी बाकायदा से क्रोनोलॉजी कहते हुए समझा रही है और बीजेपी कह रही है कि जो हो रहा है वो चुनावी स्टंट है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल
6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। We condemn this kind of behavior. We condemn these incidents, and we want the truth to prevail. And we want people like you in the media to help us and to help the Election Commission not to spread all kinds of other spins. This is a Z category protectee. Let the truth come to light. नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पे राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सर, अगली ये घटना का परिणाम किस तरह देखते हैं? अहिंसा बढ़ेगी क्षेत्र में? चलिए इसी पर बात करेंगे कि ममता बनर्जी के साथ जो कल हुआ उसकी जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले जो सियासत रफ्तार पकड़ रही है, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है चुनावों पर? शुभंकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से हमारे साथ हैं। शुभंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दानिश इकबाल बीजेपी से हैं। दानिश इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु कुमार हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुभंकर भट्टाचार्य जी, जो कुछ हुआ उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ सियासत पर सबकी नजर है या कोई हमला था, साजिश थी, घटना थी? जो कुछ हुआ उसको वाकई में कोई दिलचस्पी है आप लोगों की जानने में कि हम इस पर जांच होगी तब बता पाएंगे कि कौन था इसके पीछे? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जब जेपी नड्डा जी की गाड़ी वहां जाती है, वो जेड क्लास सिक्योरिटी लेके चलते हैं, उसके बीच में जो है उनके गाड़ी पर पथराव हो जाता है, तो सारी गलती जो होती है वो सब मर दिया जाता है टीएमसी के ऊपर। जबकि जेपी नड्डा जी को, आपको भी पता है, जेड क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। जेड क्लास सिक्योरिटी उसे कहते हैं जिसमें ब्लैक हैट कमांडोज होते हैं। उनके वहां पे दे हैव गॉट लाइसेंस टू किल, कंट्रोल की तो बात छोड़ दीजिए, चारों तरफ उनके पास पुलिस, सीआरपीएफ सब कुछ लगी होती उसके दौरान। लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं, ममता दी को वाई क्लास सिक्योरिटी भी अभी उपलब्ध नहीं है और पुलिस इस समय जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है। अगर आपको पता हो तो, जब से आपका आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो इस समय उसमें प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं रह जाता है। और इधर अगर इस मौके पे अगर किसी चुने हुए मुख्यमंत्री पर, फिलहाल तो मुख्यमंत्री है ना, उस समय अगर उनके ऊपर अगर आघात होता है, अगर उनके ऊपर आक्रमण होता है, तो ये निंदनीय है कि नहीं है, ये तो आप लोग बताएंगे। नहीं शुभंकर जी, मैंने ये पूछा क्योंकि आपने कहा कि जेपी नड्डा के साथ देखिए जो हुआ उस पे तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कराया, तो आप ठीक वैसे ही कर रहे हैं? क्योंकि आप तो तब कह रहे थे हमने कुछ नहीं किया, तो मतलब बीजेपी ने भी इस बार कुछ नहीं किया होगा, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि ठीक है आपने हमारे लिए कहा, हम भी कह देते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि हमला जो है बीजेपी ने, मैंने एक बार भी आपके उसमें से नहीं कहा कि बीजेपी ने कराया। बात ये हमला हुआ, अब ये शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र में, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी इतने पुराने नेता रहे हैं, उनमें बौखलाहट भी कम नहीं है और धमकियां तो खुल के दी जा रही। किसने धमकी नहीं दी भाई? भाजपा से जितने बड़े बड़े नेता आते हैं उनके वहां पे जितने गए, वो सब कोई धमकी देके जाता है कि दीदी अब तो ये हो गया है, अब तो जाने का वक्त आ गया है, अब तो ये आ गया है। और देखिए, एक ऐसी पार्टी से हम लोग लड़ रहे हैं जिनके पास मॉब लिंचिंग और इसका पूरे देश में, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है, इसको कहते हैं। ठीक है शुभंकर जी, जवाब लेते हैं इस पर। दानिश इकबाल जी जवाब देंगे। दानिश इकबाल जी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का नाम कुछ नेता ले रहे हैं और कुछ बच भी रहे हैं, क्योंकि कल जब पहली फुटेज आई थी और आज आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। टीएमसी फूक फूक का कदम रख रही है। आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही घेरे में आ गए हैं? आप भी तो शिकायत करने जा रहे हैं कि हाँ हमारे साथ देखिए क्या हो रहा है। क्या आपको डर है कि ममता बनर्जी अस्पताल के बाद जब बाहर निकलेंगी तो इसी घटना की बात करके वो वोटर्स को बताएंगी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया पश्चिम बंगाल में? देश के बड़े राज्य की मुख्यमंत्री दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, उन्हें चोट आई है और कल जो उनके चेहरे पे दर्द दिख रहा था वो साफ जाहिर कर रहा था कि वो चोटिल हुई हैं और डॉक्टर ने भी उसकी पुष्टि की है। हमें दुख है इस बात की कि ममता दीदी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। हम उनके अतिशीघ्र जो है
स्वस्थ होने की कामना करते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रियंका जी, जो कल घटना घटित हुई है उस पे दो विषय है। एक तो ये तो तय है कि चोट लगी है, घटना हुई है, लेकिन क्या वो साजिशतन है, क्या उसमें कोई साजिश है या एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, एक नॉर्मल दुर्घटना है, ये जांच का विषय है। और ये जो एजेंसियां हैं ये उनका काम है, ये वो तय करेंगी कि इसमें साजिश है, एक्सीडेंट है। और हमें संवेदना है ममता दीदी की दुर्घटनाग्रस्त होने पे। देखिए, हम लोग भुक्तभोगी हैं। हमने पश्चिम बंगाल के अंदर 100 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को खोया है और हमने जो है उन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए हमने कभी ये नहीं कहा कि दीदी जो है नाटक कर रही हैं या ड्रामा है या एक पॉलिटिकल जो है माइलेज लेने की कोशिश है। हमने अच्छा, आप ये मानेंगे कि सुरक्षा में चूक हुई? जांच का विषय है। क्या आप मानेंगे कि सुरक्षा में चूक हुई? और निश्चित तौर पर प्रियंका, देखिए जो चश्मदीद थे वहां पे चितरंजन दास नंदीग्राम के बिरोलिया में, उन्होंने कहा, उन्होंने जो देखा वहां चश्मदीद ने, उनके मुताबिक ये था कि जो उनकी गाड़ी है वहां पे कोई लोग नहीं थे, ना वहां पे क्राउड थी, ना कोई भीड़ थी, ना किसी ने दीदी को पुश किया, ना दीदी को किसी ने जो है चोटिल करने का प्रयास किया। दीदी की गाड़ी का जो है गेट खुला हुआ था। हो सकता है कि उनकी गेट जो है वो किसी बैनर से, किसी लैंपोल से या किसी भी प्रकार के तरह से वो टकराई हो और उससे दीदी के पैर में चोट लगी हो। ये जो वहां के चश्मदीद है उनका कहना है। ये जांच का विषय है कि वास्तविकता क्या है प्रियंका। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े और हिमांशु जी आपसे रिएक्शन ले, सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी या सबसे ज्यादा किसी को बुरा लगा, चाहे आप उसे सियासी चश्मे से देख लीजिए, हिमांशु जी आपको सुनना चाहिए पहले कि क्यों अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है। सुनिए। It is a shocking incident for a country that says Beti Bachao, for the attack on a woman, sitting chief minister who has been there for a long time. When something like this happens, then yes, Election Commission must investigate into the matter, must see that we come to a conclusion, not just as a delay tactic, and must set the system right. As it is such a small percentage of women in politics, and these kind of attacks don't encourage other women to get in. ये सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पखंड किया जाता है, क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। हिमांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, आपने कैसे तय कर लिया जो ममता कर रही हैं वो सच नहीं है, पाखंड है, नौटंकी है, चुनावी स्टंट है? कैसे तय किया आपने ये? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई है नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं और गांधी के नक्शे कदम पर चलते हैं और अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। लेकिन जो भी घटना हुई उसका हमें दुख है और उस पर हम उसकी निंदा करते हैं। अभी आप जो बोल रहे थे कि हमसे जो क्वेश्चन आपने किया कि ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया, और अधीर रंजन चौधरी जी की बात पर आपने क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो उन पर हमला होता है, तो यह टीएमसी के माथे पर यह ठीकरा फोड़ा जाता है कि टीएमसी के लोगों द्वारा यह हम हिंसा करवाया गया और टीएमसी के द्वारा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं करवाई गई, क्योंकि टीएमसी का वहां सरकार है। आज फिर कल ममता दीदी पर इस तरह की घटना होती है। सही बोल रहे थे अधीर रंजन चौधरी जी कि वो सारा जो प्रशासन है वो तो ममता दीदी के हाथों में है, तो फिर किस तरह से घटना हुई ये जांच का विषय है और जांच करके ही हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि ये घटना है या क्या मामला है, और इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग भी करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, किसी को ये लग रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है या वो साजिश का शिकार हुआ है, तो आपको लग रहा है कि अभी क्योंकि वोट की जरूरत है इसलिए कोई ड्रामा चल रहा है, कोई नौटंकी कर रही ममता बनर्जी? देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं वहां हमला होती है,
फिर इसके बाद ममता जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर घटना होता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने हमला करवाया, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी हमला करवाया। तो ये कौन सा माजरा है? इसकी जांच होनी चाहिए, दोनों प्रकरण का जांच होनी चाहिए, और जनता में स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि आखिर ये लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं, इस खेल के पीछे है क्या। अभी असली हिंदू बनने के चक्कर में दोनों आदमी लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की बात हो रही है और बीच में कांग्रेस से कोई बात ही नहीं कर रहा। पूछे नहीं रहा आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ है। शुभंकर भट्टाचार्य जी, ये अजीब सा दर्द हुआ कांग्रेस को कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उसमें उन्हें नौटंकी लग रही है, ड्रामा लग रहा है, और इस ड्रामे में बीजेपी दिख रही है और टीएमसी दिख रही है। पश्चिम बंगाल तो कहीं दिखे, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, अभी आपने सुना दो अलग अलग बातें हुई। कांग्रेस के आपने दो भाषण सुना है, इसके ऊपर दो प्रतिक्रियाएं हैं। एक था रेणुका चौधरी जी से, जिन्होंने पूरी सहानुभूति ममता दीदी पर दिखाई। देखिए अधीर रंजन चौधरी तो इनके वैसे नेता हैं जो कि अपने खुद के नेतृत्व को नहीं मानते। कांग्रेस के तमाम नेताओं के फोन आ चुके हैं और उन्होंने सबने सहानुभूति प्रकट की है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो भाषा बोल रहे हैं वो इस समय भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अब इस संकेत को वाकई मेरे हिसाब से कांग्रेस को थोड़ा विचार करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अचानक अधीर रंजन चौधरी की जो भाषा है वो कहीं उनकी बगावती तेवर की शुरुआत तो नहीं है। ये सोचने की बात उनके लिए है। और रही बात, देखिए बाकी के आपने सुना, अगर ये बात अगर राहुल गांधी बोलते, ये बात अगर सोनिया गांधी जी की तरफ से आता या बाकी सब नेताओं की तरफ से आता तो मैं मान सकता था कि हाँ ये चलिए कांग्रेस की पूरी उस पर से। तो मैं हिमांशु जी से एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, खुद भी सोच रहे हैं, कई नेता सोचते हैं कि जब दो प्रतिक्रियाएं अपनी पार्टी के लोग से आ रहे हैं तो किस प्रतिक्रिया के साथ टिके, और दोनों को संभालना है तो मजबूरी तो बन जाती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मेरे हिसाब से भाई कांग्रेस विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो कांग्रेस को ये चीज समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से मतलब माफ करिएगा, राजनीतिक रूप से उनकी असली लड़ाई है किससे। या तो भाई पूरी विपक्ष कमजोर कर दीजिए जो कि होता चला आ रहा है, और जब आप विपक्ष को हेड करते हैं, आप एक बड़े विपक्ष का बड़ा चेहरा हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किन मूल्यों पर, किन विचारधारा पर आपको चलना है। तो उस समय अधीर रंजन चौधरी जैसी अगर प्रतिक्रिया अगर आती है और उसके पीछे अगर आप खड़े रहते हैं तो वाकई ये चिंता का विषय है। हिमांशु जी जवाब दीजिए, दोनों में से जो ठीक लगा आपने बैलेंस करके बताया कि हाँ ममता बनर्जी पर हमला हुआ, बुरा लगा, पर अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा उन्हें तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि नौटंकी चल रही है, ममता बनर्जी जो कर रही है वो ड्रामा चल रहा है, और ये सिर्फ आधी बात आपने सुनी है। उन्होंने दोबारा से इसको सुबह सुबह रिपीट किया, फिर से कहा कि चुनावी नौटंकी चल रही है। देखिए अधीर रंजन चौधरी जी जो कहे हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि कौन नौटंकी कर रहा है, आप स्पष्ट थोड़ा बढ़िया से सुनिए। अच्छा। और स्पष्ट ये है कि इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल ममता बनर्जी पर पूछा गया तो टिप्पणी भी ममता बनर्जी पर ही हुई है। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हमला हुआ और वो कहा गया, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि टीएमसी के द्वारा हमला करवाया गया। अब कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के द्वारा हमला कराया जाए, क्या समझा जाएगा, इसका क्या मायने निकाला जाए राजनीति में, आप समझ सकते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया था कि आप कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा बंगाल में, आप देखेंगे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बंगाल में उभरेगी। साइलेंट वोटर सारे कांग्रेस की झोली में, और जितने अभी वाइब्रेंट दिख रहे हैं वो बट जाएंगे। जो चुप बैठे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कांग्रेस को देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी चुप बैठी है। भ्रष्टाचार और ये जो हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपके पास तो फिर अच्छा मौका था ना ये बताने का कि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार देखी आपने, सेंट्रल में बीजेपी देखी, अपनी स्टेट का मॉडल दिखाते पश्चिम बंगाल में जाकर। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश से रोजगार खत्म करके बंगाल में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग समझ रहे हैं। कोई देश से बाहर के लोग बंगाल के लोग नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं और सारे बातों को लोग समझ रहे हैं। ये समझने की बात है और अब सभी की आशा एक ही कांग्रेस में है और कांग्रेस के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन पूर्ण रूप से बंगाल में सरकार बनाएगी, आप निश्चिंत रहें। दानिश इकबाल जी, टीएमसी और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं, फायदा कोई तीसरा ना ले जाए। प्रियंका देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव है वो मूलतः दो पार्टियों के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है
वहाँ की जो वर्तमान सरकार है टीएमसी, जिसका नेतृत्व दीदी बनर्जी कर रही है, उनके साथ है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कल जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के बहुत चिंतित है। दीदी की सेहत को लेकर के चिंता है। जिस प्रकार से कल हमने देखा कि दीदी जब चोटिल हुई उसके बाद से लगातार मीडिया वालों से वो बात कर रही थी। वहां पे ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे जो अस्पताल था उनको फर्स्ट एड दिया गया। तो ये भी जांच का विषय है कि दीदी के सेहत के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया है। एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश की, तो उनकी चिंता होनी चाहिए थी। और ये सब भी कहीं ना कहीं जो इसमें भी कमियां हैं, तो ये सब भी जांच का विषय है। अच्छा दानिश, एक छोटी सी बात तो बताइए, जो शुभांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली बार जब जेपी नड्डा जी को ये लगा कि उन पर अटैक हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें प्रचार शायद नहीं करने दिया जाएगा, तो यही कहा गया था कि इसके पीछे टीएमसी है। अब जब टीएमसी के साथ ये हो रहा है तो इसके पीछे आप दिख रहे हैं, तो क्या ये सिलसिला है कि अब एक दूसरे पर अटैक करते करते चुनावों के नजदीक पहुंचकर फाइनली किस दिशा में ले जाएंगे इस लड़ाई को आप लोग? प्रियंका, बिल्कुल साफ है कि हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वो राजनीतिक हत्या थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पे जो हमला हुआ था, जो वीडियो की फुटेज आई थी और जिस प्रकार से हमला हुआ था, जिन लोगों के हाथ में वहां पे टीएमसी के झंडे थे, बैनर थे, तो वो सब साफ है मीडिया के सामने, वो जग जाहिर है। इसलिए हमने कहा था कि वो टीएमसी के द्वारा प्रायोजित जो है वो हमला था। लेकिन कल जो दीदी पे जो 100 करोड़ ये कह रही हैं, या ये जो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये हमला है, उन्होंने नाम नहीं लिया है किस पार्टी ने हमला कराया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमला है। तो किसी प्रकार का कोई वीडियो फुटेज, किसी प्रकार के कोई साक्ष, किसी इवन यहाँ तक कि वहां तो क्राउड थी ही नहीं, वहां तो लोग थे ही नहीं, वहां तो भीड़ थी ही नहीं, तो आखिर ये हमला किसने किया, तो ये जनता जानना चाहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है और जांच कराया जाए। आप बिना साक्ष्य के, बिना किसी फुटेज के, बिना किसी प्राइमरी एविडेंस के किसी पे आरोप लगा देना, मुझे लगता है कि न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली और जो लोकतंत्र का सिस्टम है उस पे जो है आघात है। इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक नड्डा जी का सवाल था, उनपे जो हमले हुए थे वो बिल्कुल प्रायोजित थे, क्योंकि वो वीडियो फुटेज थे और सिर्फ नड्डा जी पे ही हमला नहीं हुए थे। तो लिंक बता रहे हैं ना आपका कि आपके नेता कोई ट्वीट कर रहे थे सोशल मीडिया पर 5 बजे के बाद देख लेना। नहीं प्रियंका, उनके पीछे जो काफिले थे, यहाँ तक कि जो मीडिया की गाड़ियां थी और मीडिया कर्मी थे, उनको भी चोट आई थी, वो भी चोटिल हुए थे और उन्होंने भी वो साक्ष्य दिखाया था कि किस प्रकार से टीएमसी के लोग, टीएमसी के क्षेत्र में, टीएमसी के जो वहां के नेता थे, उनके घर में किस प्रकार से जब काफिला जा रहा था तब उस पे जो है प्रायोजित हमला किया गया था। अब जल्दी से जवाब दीजिए शुभांकर भट्टाचार्य जी इस बात का भी, और दूसरा इस बात का भी कि जो डेरेक ओब्रायन ने कहा, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि करेक्शन है इसका बीजेपी से जो हुआ है कल? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, दानिश जी ने शायद वो फुटेजेस ठीक से नहीं देखे। आप एक बार कभी पुराने रिकॉर्डिंग जो है आप गूगल पे जरा सा सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। क्या है कि जेपी नड्डा जी वाला भी जब वो काफिला पर जब हुआ था तो तब प्रश्न उठे थे, कुछ चैनलों ने उठाया था, तो जिन्होंने उठाया उन्होंने दिखाया भी था कि सोचिए दोनों तरफ जो भीड़ थी, जैसे रैलियों की भीड़ आती है उस तरीके से हर जगह बीजेपी के झंडा लिए और सब लोग खड़े हुए थे और दोनों तरफ पुलिस और सामने जो है उनकी जो जेड क्लास सिक्योरिटी के सामने पीछे सीआरपीएफ की सारी गाड़ियां एक साथ चलती है, जिनको जेड क्लास मिला होता है, ये पूरी चलती है। लेकिन एक जगह आके गाड़ियां दूर हो जाती है। प्रश्न पूछा गया कि गाड़ियां अचानक दूर क्यों चली, राइट? उसके बाद वो हमला जब वहां पे दिखाया जाता है, पता तो दोनों तरफ भीड़ थी जो कि बीजेपी की रैली थी, बीजेपी के रैली के अंदर से तो कहते टीएमसी के लोग घुस भी आए और चुपचाप चले गए और बीजेपी के झंडे वाले लोग उन्होंने आराम से बैठाए और चले। ये सब चीजें तब बीजेपी ने गानी सुनाई थी। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि देखिए कितनी जल्दी कह दिया जाता है। कल अचानक जैसे ये हुआ तो कई जगहों पे ये कह दिया गया, इनको चश्मदीद गवाह भी मिल गए जिन्होंने कहा वहां तो कोई था ही नहीं, वहां तो कोई लोग भी नहीं थे, किसी ने नहीं किया। एक ने तो ये तक बता दिया वो उस खंबे से जाके टकराई और वो जाके फिर से बैठ गई। किसी ने कहा नहीं दरवाजा बंद करने का तो उनका पांव में चोट लग गया। 3 तरीके के निकल है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको, जहां असल कांड होते हैं, एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल लूं, आप लोग फिर कहेंगे कि भाई बंगाल के बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यूपी में आ जाएं तो बिल्कुल बड़े हाईवे में, चलते हुए हाईवे पे, लखनऊ कानपुर हाईवे के ऊपर विकास दुबे की उसको एनकाउंटर करने के लिए उसकी गाड़ी पलटती है, सब कुछ होता है, किसी को दिखाई नहीं देता। आज तक कोई चश्मदीद गवाह नहीं आता, कुछ नहीं आता। जांच एजेंसी कौन सी आपको भी पता है,
जांच एजेंसी वही जो केंद्रीय जांच एजेंसी अच्छा, है। शुभांकर मैं जी, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात केंद्रीय जांच कही। एजेंसी। अब जरा ये बताइए कि केंद्र के हाथ में होती आप है। एक सेकंड, आप कल जो शिकायत करेंगे वो कौन सी एजेंसी से करेंगे? वाकई प्रियंका जी, हम लोग खुद भी बहुत चिंतित हैं कि किस एजेंसी से करें और कहां सुनवाई होगी। जहां पे सीबीआई, जहां पे ईडी, जहां पे अब तो पुलिस भी खैर अब इलेक्शन कमीशन को इस समय जवाबदेही पे आ चुकी है, तो अब किस पे करें? इलेक्शन कमीशन, मैं कहना नहीं चाहता, चुनाव सामने है तो साहब पता नहीं वो भी पर्सनल अगर इसमें से निकालने लगे, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 के बाद से बंगाल के साथ होता चला आ रहा है, वहां के स्पैन बढ़ा दिए जाते हैं। भाई केरल में 2 या 3 फेज में हो जाता है, लेकिन हमेशा बंगाल के साथ 7 या 8 फेज, पिछली बार 7 था, इस बार 1 फेज और बढ़ा दिया, 8 फेज हो गए। शुभांकर जी, अगर ऐसा है एजेंसी इनके काबू में है, चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के कुछ दिन पहले अगर आप ये कहेंगे कि हम जिससे शिकायत करने जा रहे हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो क्या ये बीजेपी अपना समय बर्बाद कर रही है? इतने नेता लेकर जा रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं दानिश इकबाल जी वहां बैठकर? दानिश इकबाल जी, चुनाव के ठीक पहले फिर से एजेंसियों पर वार हो रहा है, आप लोग दिखावा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो प्रचार कर रहे हैं वो करके। प्रियंका, देखिए, इनको यहाँ के न्यायिक व्यवस्था पे जो है यकीन नहीं है, इनको यहाँ के चुनाव आयोग पे यकीन नहीं है, इनको यहाँ के पुलिस व्यवस्था पे यकीन नहीं है। तो देखिए, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की व्यवस्था, देश की संवैधानिक व्यवस्था, उसके सिस्टम पे इनको विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि प्रियंका, जब ये चुनाव हार जाते हैं, और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि जब ये बंगाल में चुनाव हार जाएंगे, तब ये व्यवस्था के बाद जो है, ये जो इक्विपमेंट्स है, जो ईवीएम मशीन है, उस पर सवाल खड़ा कर देंगे, उस पर भी उनको विश्वास नहीं होगा और ये कहेंगे कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो है टीएमसी को चुनाव हरवाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इसलिए इस पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? जिन पार्टी को, जिन लोगों को ना संवैधानिक व्यवस्था पे यकीन है, ना चुनाव आयोग पे यकीन है, ना यहाँ के सिस्टम पे यकीन है, यहाँ तक कि ईवीएम पे यकीन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को देश के बाहर जाकर के न्याय के लिए जो है अपना अपना दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और इनकी तो जो इनकी जो यकीन है, इनकी जो आस्था है, वो तो लगता ही ऐसा है कि वो देश के बाहर ज्यादा है और देश के अंदर जो देश की सिस्टम है उसमें कम है। प्रियंका, हिमांशु जी, आपकी नजर में चुनावों से ठीक पहले शिकायतों का दौर शुरू हुआ है और इसमें आपकी एक सहयोगी आरजेडी ममता बनर्जी के साथ हुए हमले पर संवेदना जाहिर कर रही है और कह रही है कि जो वह सोच समझकर एक साजिश को अंजाम दिया गया है। आपकी नजर में क्या उस एंगल पर जाने की जरूरत है कि जब शिकायत हो रही है, केस दर्ज हो रहा है, साजिश नजर आ रही है आपको, हादसा नजर आ रहा है? कह रहा हूँ, आरजेडी का बिहार से मेरा ये है कि बिहार में मेरा उनसे गठबंधन है। देश के अन्य भागों में वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रह गई बात की हादसा और किसका, इसकी जांच हो जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मित्र भी कह रहे थे ईडी और सीबीआई के बारे में, मैं सहमत हूँ इस बात से। ईडी और सीबीआई और जितने भी संस्थाएं इस देश में है, वह आज स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वह कहीं से उचित नहीं है और लोकतंत्र में कहीं से उसको जायज नहीं माना जा सकता है। आज जो ममता दीदी के साथ घटना हुई है, वो फिर मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। यदि यह हमला है तो जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और राजनीति में हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी हम वकालत करते हैं। हिमांशु जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र को लेकर आपके मन में सवाल आ रहा है। लोकतंत्र के मसले पर ही आप पश्चिम बंगाल के लोगों को समझाएंगे या अपनी जो दूसरी राज्यों की सरकारें हैं उनके बारे में भी कुछ कहेंगे? क्योंकि आज फिर से लोकतंत्र पर ही एक बार फिर से एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया है और ये बताया कि देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। फिर आप चुनाव भी लड़ते हैं, फिर आपको बहुत सारे मसले हैं जिसमें आपको ये बताना है कि हाँ हमारे स्टेट में तो ये हो रहा है। ऐसा क्या लोकतंत्र है कि आप जहां पर सरकार चलाते हैं वहां बचा रहता है और पूरे देश में खत्म हो जाता है? इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जायज है। और श्री राहुल गांधी जी सही ट्वीट किए हैं कि लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, लोकतंत्र बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, इसमें कहीं तो रह नहीं। आप देख लीजिए जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सड़कों पर इतिहास में पहली बार कील गाड़ा जाता है,
तो ये क्या कहा जा सकता है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं? आंदोलन चल रहा लोकतंत्र की था हिमांशु जी, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और जो आंदोलनकारी नेता है वो पश्चिम बंगाल में भी जा रहे हैं। 5-5 टीमें जा रही हैं अलग अलग जगह पर जाकर बताने के लिए, पर शायद आप वो सब चीजें नहीं देख पाते हैं। दानिश इकबाल जी, बहुत बड़ा आरोप है आप लोगों पर, एक तो हमले के पीछे आपका कनेक्शन, और उस पर ये समय चुनावों का। अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ करता था, बीजेपी ने करवाया है। ममता बनर्जी पर हमला हो रहा है या हादसा है, उसके पीछे भी बीजेपी जिम्मेदार है। सब जगह पर आप ही के ऊपर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? प्रियंका, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई तो क्या उन्होंने खुद से अपने को गोली मार ली? क्या उन्होंने खुद से अपने आप को बम से उड़ा लिया? तो ये जो बहुत ही अजीब विचित्र बातें हैं। हमने कार्यकर्ता को खोया है और किन लोगों ने उन्हें किस प्रकार से उन्हें मारा है ये हम सब जानते हैं, मीडिया के सामने है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर लोकप्रिय है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता की जो आकांक्षा है, जो आशा है, जो विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बनती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है प्रियंका। तो निश्चित तौर पर जो हमारे संस्कार है, हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, जो हमारी पार्टी की परंपराएं है, उसमें हिंसा कहीं है ही नहीं। हम लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के तरीके से जाकर के लड़ना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं, और जनता ने हमें उसमें विश्वास दिखाया है। हर जगह में, हर प्रदेशों में, जहां जहां हमारी सरकार नहीं थी, वहां पे जनता ने जो है विश्वास दिखाया है। तो हम जो है ऐसी आरोप का जो है हम जो है निंदा करते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी पे बिना साक्ष्य के, बिना किसी फुटेज के अगर कोई आरोप लगाता है तो ये इसकी निम्न राजनीतिक जो है ये निम्न राजनीति है। इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती है। आपको जांच करानी चाहिए। ममता जी वहां की मुख्यमंत्री है, और प्रियंका देखिए, कल की जो फुटेज है वहां पे कोई क्राउड नहीं है, किसी प्रकार की भीड़ नहीं है, कोई लोग नहीं है। वो साफ जाहिर होता है कि वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। कहीं से वो दानिश इकबाल जी, आज नहीं तो कल नहीं तो और 2 दिन बाद कोई ना कोई समय होगा जब आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरासर झूठ बोल रही है, हुआ कुछ नहीं है? नहीं, मैंने प्रियंका ये नहीं कहा। आप तो कह रहे भीड़ नहीं थी, तो मतलब झूठ ही बोला ना। हमला किसने किया? प्रियंका, हाँ, प्रियंका, वहाँ पे भीड़ नहीं और हमला नहीं हुआ, वो एक घटना है, दुर्घटना है। कोई था ही नहीं और उनको चोट लग गई, कोई था ही नहीं। और ममता बनर्जी ने कहा कि 4 से 5 लोगों ने मुझे धक्का सा दिया, मुझे लगा कि मेरे पैर में चोट लग गई है, और उसके बाद पता चला वाकई में वो चोटिल हुई हैं। प्रियंका, देखिए, जो साक्ष्य अभी आ रहे हैं और जो वहां से चश्मदीद है, उनके मुताबिक उनकी गाड़ी का जो गेट था वो खुला हुआ था, और ममता दीदी जो है फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, और उनकी गाड़ी की जो गेट है उससे उनके पैर के जो निचला हिस्सा है उसमें चोट लगी है। डॉक्टर ने भी इस बात को बहुत क्लियरली कहा है, और आपने देखा भी है कि उनको प्लास्टर लगाया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई हमला होता तो उनके शरीर के किसी अंग पर होता, ऊपरी अंग पे होता, ऊपरी हिस्से पे होता, और ये सब जांच का विषय ये हम और आप। दानिश इकबाल जी, सुनिए जरा, नहीं करेंगे। बीजेपी नेता जब इलेक्शन कमीशन से मिले, जब मीटिंग हुई उनकी चुनाव आयोग के अधिकारियों से, तो क्या कह रहे थे? ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उस पर बीजेपी नेताओं की राय भी सुनिए। जो बोले हैं, हमारे बोलने का सारांश यही है कि कल के घटना में ये देखा गया, मुख्यमंत्री ने खुद ने जो आरोप लगाया कि उनके संग कोई पुलिस नहीं था, पुलिसकर्मी कहाँ गए, उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, वो कहाँ गया? 3 घेरा होता है, रिंग 1, 2, 3, वो तीनों रिंग कहाँ गया? और 3 रिंग को भेद करके क्या परिंदा भी आ सकता है? मनुष्य का आना तो बहुत बड़ी चीज है, वो कैसे आया? वो भी एक नहीं, मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से 4-5 लोग ने आके धक्का मारा उनको, ये कैसे हो सकता है? दूसरा है, यदि ये हुआ भी है, ये बात मुख्यमंत्री जहां तक हमें टीवी में दिखा कि कलकत्ता जब आई तब बोली, बहुत बढ़िया, रातों रात तो था, पुलिस जाके उनको पकड़ा क्यों नहीं? ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बगल के दुकान से बर्फ लाके उनके सुरक्षा कर्मी उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड। डॉक्टर कहाँ थे? उनके संग जो एम्बुलेंस चलता है काफिला में, वो कहाँ था? उसका पैरामेडिक कहाँ था? इस हिसाब से मुख्यमंत्री का चिकित्सा होता है। मुख्यमंत्री जब कलकत्ते से बाहर जाती है, एक सेफ हाउस होता है, वो सेफ हाउस कौन सा था बताएं? तीसरा, वो जब अस्पताल एक चिन्हित होता है कि यदि कोई अघटन घटे तो
प्रथम चिकित्सा के लिए वहां ले जाया गया, वहां तो नहीं ले जाया गया। मैं तो पहले पूछता हूँ कि चिन्हित अस्पताल कौन सा था, और फिर ऐसा क्या हुआ था कि आपको इतना रिस्क लेके कलकत्ता आना पड़ा। मुख्यमंत्री बोल रही है हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और आप उनको गाड़ी से कलकत्ता आप क्या ग्रीन कॉरिडोर से लेके ब्लू कॉरिडोर बना दें, मगर आप बगैर ऑक्सीजन के लेके आ गए मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा आपने रिस्क लिया। आप वहां पर सब दौड़ के फट के कितने वीडियो फुटेज उतरे हैं, इसको सार्वजनिक किया जाए। हम सीईओ साहब से मांग किए हैं कि आप इसको सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो क्या है ये आरोप प्रत्यारोप का पिंग पोंग चलता रहेगा। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका पैर कुचला गया, 4 से 5 लोगों ने धक्का दिया, साजिश उन्हें नजर आ रही है, तब शायद बीजेपी पर इशारा नहीं था, लेकिन अब खुलकर बीजेपी कह रही है कि सारा इशारा लग रहा है बीजेपी को उन्हीं की तरफ किया गया। शिवांकर भट्टाचार्य जी, कल से आज में कई बातें बदल गई हैं। 4 से 5 लोगों ने धक्का दिया, पैर में चोट आई और सीधे कहा कि पुलिस तो थी नहीं वहां पर और ये उनके खिलाफ एक साजिश है, जानबूझकर उनका पैर कुचला गया। अब ये कौन लोग हैं? क्या आपको भी इंतजार नहीं है कि वो जांच रिपोर्ट आ जाए तो तय कर लेंगे कि कोई सियासी एंगल था, जानबूझकर ऐसा हुआ, या फिर एक आम घटना की तरह एक हादसा हो गया? भीड़ थी वहां पर इतनी सारी, आप किसे कहेंगे कि कौन था वहां ऐसा? रेखा जी, ऐसा है कि देखिए, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिक्का। तक नाम तक नहीं लिया गया और वो खुद कूद पड़े कि भैया ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, और फला नहीं था, ढिमका था, चश्मदीद गवाह पैदा किए जा रहे, सब पहले से सब तैयारियां शुरू हो गई। जब हम लोग जांच एजेंसी की बात करते हैं, ममता दीदी की क्या राय है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरी राय जो अगर माने तो वाकई चिंता का विषय है। जब कहते हैं कि अभी दानिश जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो देखिए मैं एक बात बताऊं, वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पे किसी एजेंसी पर, यहाँ के किसी संगठन पर आपको भरोसा नहीं तो बाहर जाके करना चाहिए। बाहर मतलब क्या, देश के बाहर जाके। तो दानिश जी से मैं कहूंगा कि साहब थोड़ा सा डरिए, क्योंकि जब बाहर जाके करने वाली जो बात आती है ना, ये पार्टी आपके कौम को लेके भी यही बात कहती है, ये बात जरूर से जानिएगा। वो हमेशा हम पर इल्जाम लगाती आई कि हम आपके कौम के साथ तुष्टीकरण करते आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा दानिश जी, राष्ट्रवाद जैसे आज ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो दुर्घटना नहीं, राष्ट्रवाद हुआ है। आपकी पार्टी ने राष्ट्रवाद कर दिया। ये वही राष्ट्रवाद है जो गोधरा में हुआ था। किसके साथ हुआ था ये थोड़ा गिरबान में झांक के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, दुख होगा आपको कहीं ना कहीं। जो राष्ट्रवाद यहाँ पे यूपी में हुआ था, एक धर्म के नाम पर एक जगह को, भाई आज वहां पे राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको अपना विजय मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज भी सोचता हूं, आज भी मेरी समझ यही कहती है कि जब तक हमारे देश में धर्म में समानता को नहीं लाई जाएगी, तब तक हम ये फेक राष्ट्रवाद, यही फासिज्म का पहला चिन्ह है। जब हमको और आपको पढ़ा दिया जाता है कि देखिए इसी विचारधारा को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही राष्ट्रवाद होगा, नहीं तो नहीं होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, डीजल का दाम बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, मुख्यमंत्री पर अटैक होता है, होने दीजिए, लेकिन आप राष्ट्रवादी तब होंगे जब एक विचारधारा को किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर आप इस देश पर थोप पाएं। शिवांकर जी, अभी तक तो बराबर आपके साथ पे जितने प्रवक्ता बैठे हैं, जितने बीजेपी के नेता हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं जांच जरूरी है, यही कह रहे हैं ना, इससे बढ़कर तो कोई नहीं कह रहा है कि ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी ने क्यों इन लोगों को पहचाना, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। अब छोटी सी बात जरा बताइए, नंदीग्राम में और नंदीग्राम के अलावा कितनी जगह ऐसी होंगी जहां पर ममता बनर्जी ने रोड शो भी किया है, पैदल मार्च भी किए हैं, कभी कोई खरोंच आई ममता बनर्जी को? प्रियंका जी, ये बात तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कितनी बार प्रधानमंत्री जी आए, कितने बार गृह मंत्री जी आए और कितने ही नेता आए, लेकिन मैं पूछता हूं कि जेपी नड्डा जी ही क्यों, उन्हीं पर वो एक जो है अटैक होने का पहले से जो पूरा जो स्टेज किया गया था, जो पूरा जो इसको पूरा जो सजाया गया था, उन्हीं पर क्यों? कब ऐसा हुआ कि एसपीजी और आपके ब्लैक कैट कमांडोज और आपका ये पूरा जेड क्लास सिक्योरिटी दूर हो जाती है? अपने सब्जेक्ट कहते हैं वो लोग, जो मेन उनको जिनको बचाना तो सब्जेक्ट कहा जाता है, एंड दे हैव गॉट लाइसेंस टू किल, वो लोग दूर हो जाते हैं। मुझे बताएंगे कब ऐसा हुआ? चाहे कलकत्ता में, चाहे कलकत्ता के बाहर, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे किसी प्रदेश में, कभी आपने देखा है कि जो जेड क्लास सिक्योरिटी होती है वो अपने सब्जेक्ट को छोड़ के, जिसको प्रोटेक्ट करना होता है उसको छोड़ के दूर चली जाती है? कब ऐसा होता है? ऐसा किसी ने इसके ऊपर, जब आप जांच एजेंसी की बात करते हैं ना प्रियंका जी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप उस जांच एजेंसी की बात करते हैं जो पहले मुकुल राय को पहले कहते हैं कि भाई ये तो शारदा घोटाले में पूरी तरीके से लिप्त थे, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, चार्जशीट फाइल होती है, सब कुछ होती है, लेकिन फाइनली पूछताछ सिर्फ और सिर्फ राजीव कुमार तक होती है जो कि जांच करता थे।
लेकिन जो आरोपित थे वो जेल नहीं गए, वो दूसरी पार्टी में चले गए और स्वच्छ हो गए। ये उसी जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं जिसी जांच एजेंसी से आप चाहते हैं कि भाई ममता दीदी का, मुझे पता है उसके जांच एजेंसी से क्या निकलेगा। ये वो निकलेगा जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से और टैब से बता दिया जाएगा कि ये लिखा जाए। फिलहाल तो पुलिस भी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर में है। वो इस समय मध्य प्रदेश के एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करते हैं जांच में सामने आ जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि भरोसा क्या करें, उसका पुराना इतिहास ये है और नया गणित ये है। इससे कैसे क्या होगा? आप या तो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को डर कर रहना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियंका जी, ये मैंने अपनी बात को रखने से पहले ही कहा, ये मेरा व्यक्तिगत डर है। ठीक है, ये मेरा जल्दी से हिमांशु जी अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा जल्दी से। पूरी लड़ाई में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को बता रही है कि हमारे साथ जो हुआ उसकी क्रोनोलॉजी ये है, उनके साथ जो हो रहा है उसकी क्रोनोलॉजी ये है, लेकिन बीच में कांग्रेस आरजेडी जो कहीं बिहार में बैठे सहयोगी हैं एक दूसरे के खिलाफ होकर, क्या आपको लगता है कि यहां पश्चिम बंगाल में आप लोग अपनी जगह कहीं बचा पाएंगे थोड़ी बहुत जो पहले से है? के साथ हम हैं, बेरोजगारों के साथ हैं, युवकों के साथ हैं, जिन जिन लोगों के साथ इस देश में नाइंसाफी हुई है उन सारे लोगों के साथ कांग्रेस। लेकिन आज बात किसकी हो रही है? आज तो ममता बनर्जी पर हमले की बात हो रही है। कौन पूछ रहा है बेरोजगारों वाले मसले को? एक दूसरे पर हमला करने से और हवा में इस बात को उछालने से कोई ऐसी बात, पार्टियां डरे हुए हैं ये लोग, और कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन मजबूती के साथ बंगाल में सत्ता में वापस आएगी। इसी डर से दोनों आदमी इस तरह के खेल कर रहे हैं। ठीक है हिमांशु जी, दानिश इकबाल जी और शुभांकर भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इतना समय देकर आपने बताया कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उसकी जांच का क्या नतीजा होगा। उससे पहले घमासान नंदीग्राम में है। पहले शुभांकर जी, जिस तरह से आपने शुरुआत की वो तो ये जाहिर करता है कि ममता बनर्जी ने पूरी टीएमसी को इंतजार है कि इस मामले की जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप दोनों सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये तो बात हुई कि हमले की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग क्या है, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे खास कार्यक्रम।